8वीं पास लड़का बना नीतीश कैबिनेट का सबसे अमीर मंत्री। सम्मान के लिए ठुकराया बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक दल का ऑफर। 19 साल की उम्र में घर से भागकर बनाया बॉलीवुड से संसद तक अपनी पहचान। जिस मंत्रालय ने लालू को भेजा जेल, उसी को लाया पटरी पर। बिहार, झारखंड सहित उत्तर प्रदेश में बनाया अपनी राजनीतिक पकड़। दादा दादी और नाना नानी के किस्से कब मनोहर पोथी में बदल गए और मनोहर पोथी के किस्से कब स्कूल और कॉलेज के किस्सों में तब्दील हो गए, ये पता ही नहीं चला। लेकिन आज हम मनोहर पोथी के किस्सों की चर्चा करने नहीं आए हैं। आज हम समकालीन राजनीतिक इतिहास के प्रमुख किस्सों को कुरेदने आए हैं। यह किस्सा सिर्फ दो लोगों का नहीं है, इस किस्से में आप भी शामिल हैं और शायद किस्सेबाजी तो इसे ही कहते हैं। अक्सर आप मोटिवेट होने के लिए किताबी किस्सों को पढ़ते होंगे। वह किस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चाय बेचने से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का हो सकता है, या फिर साधारण से सैनिक के घर जल में एक बच्चे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हो, या फिर कॉमेडियन से लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का ही क्यों ना हो। इन सभी किस्सों से आप इंस्पायर जरूर होते होंगे, लेकिन आपको मोटिवेशन आपके आसपास के किस्सों से ही मिलेगी। उन्हीं किस्सों में से एक किस्से को आज हम यहां कुरेदने आए हैं। नमस्कार, मैं हूं रोशन और हमारे साथ हैं भारत लाइव के संपादक नमन मिश्रा जी। किस्सेबाजी की यह दूसरी खेप है। पहली खेप में आपने जदयू और राजद के साथ आने पर भाजपा की जो खटिया खड़ी हुई थी आपने देखा और उस पर आपने बहुत प्यार दिया। इसके लिए सबसे पहले आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी खेप में हम उन किस्सों को लेकर आए हैं जो एक 19 साल का लड़का कैसे घर से बाहर भागता है और फिर आज नीतीश कैबिनेट का सबसे अमीर मंत्री बन जाता है। इन किस्सों के पीछे एक वजह रही होगी जी। उसी किस्से को आज यहाँ कुरेदने की बात चल रही है। तो इसके पीछे जो किस्सा है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक 19 साल का लड़का घर से भागा और आज नीतीश कैबिनेट का सबसे अमीर मंत्री है? ये बिल्कुल हो सकता है, अगर सही समय पे सही सोच के साथ सही कदम उठाया जाए तो सब कुछ हो सकता है। आप जिस बच्चे की बात कर रहे हैं उसके बारे में बहुत कुछ मैं भी जानता हूँ। मैंने भी उसके कई किस्से बहुत नज़दीक से महसूस किए हुए हैं। बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लीडर के साथ दिल्ली से पटना तक एयरपोर्ट का सफ़र करना, अंतिम समय में टिकट कटाकर ज़बरदस्ती उस प्लेन पर बैठना, गठबंधन करना, गठबंधन का हिस्सा बनना, बिना राजनीतिक अनुभव के बिहार में भाजपा के लिए स्टार प्रचारक रहना चुनाव भर। ऐसी स्थिति में जिसमें भाजपा ने अपनी सारी ताकत झोंक दी थी, उसमें भाजपा के समीकरण का महत्वपूर्ण हिस्सा रहना, फिर अपने समाज के जो बच्चे हैं उनके में किस तरीके से लगातार रोजगार की कमी है, उनके लिए जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं उनकी कमी है, उन सब पर फोकस इस तरीके से उन्होंने करते हुए एक राजनीतिक पार्टी बनाई, उसका आंदोलन किया और यहाँ तक कि जिस पद तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया, उस पद की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। अब इससे बड़ी कहानी क्या हो सकती है? लेकिन एक इसके बीच एक बड़ा टेन्योर है जी। आखिर उसने घर से भागने के बाद आखिर वो कहाँ गए जी, क्या किए, कहाँ ऐसे सबसे अमीर मंत्री कैसे बने? देखिए, इसके पीछे सीधी बात है, जब यहाँ से कोई जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण काम यही हो जाता है कि जो लोग पीछे छूट गए हैं उनके एक्सपेक्टेशंस पे कैसे खरा उतरा जाए। अपने लिए तो 2 वक्त की रोटी अगर व्यवस्था हो जाए और सर पर एक छतरी हो जाए उतना ही काफ़ी होता है किसी के लिए जो घर छोड़कर भागता है, कुछ ना कुछ मोटिवेशन लेकर भागता है। ऐसे में खुद को मोटिवेटेड रखना एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन उससे बड़ी चुनौती होती है जो पीछे छूट गए हैं वो क्या कहें। और जो पीछे छूटा है वो एक बड़ा समाज है। बिहार का शायद सबसे बड़ा वोटिंग फैक्टर है, वो 14-15% का है, वो बड़ा निषाद समाज का आता है। अगर हम उसे आंकड़ों में उतार कर देखें तो नोनिया, बेलदार, बिंद, ये जब जातियाँ जुड़ती हैं पचपौनी तो ये 15 अलग-अलग जातियाँ जो है उसमें तो इन सारी जातियों को जब आप जोड़ते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि बिहार का सबसे बड़ा राजनीतिक समीकरण यही था, किसी ने उसे अब तक उतारा नहीं था जमीन पर। कुल मिलाकर जो ये जो चर्चा है, ये जो किस्सा है, हालांकि दर्शक भी समझ गए होंगे बहुत हद तक,
तो कुल मिलाकर दर्शक को भी अब साफ कर देना चाहिए कि हम मुकेश सहनी की ही बात कर बिल्कुल रहे हैं। मुकेश सहनी की बात कर रहे हैं, बिहार के सबसे युवा पार्टी की बात कर रहे हैं, बिहार में उस पार्टी की बात कर रहे हैं जिसे तेजस्वी यादव भी ऑफर देते हैं, जिसे अमित शाह भी ऑफर देते हैं, जो रातों रात एक बड़ा गठबंधन ठुकरा कर एक दूसरे गठबंधन में चला जाता है और जितना सीट मांगता है उससे डबल ज्यादा सीट वहां उठा लेता है। ज्यादा सीट देता है। तो मतलब ये व्यक्ति तो अपने शर्तों पर राजनीति कर रहा है ना। आज भी जिस तरीके से आज का भी बयान अगर हम ले लेते हैं तो आज भी जिस तरीके से हमने देखा कि मुकेश सहनी खड़े होकर ये बात कहते हैं कि भाजपा को अपना रिश्ता निभाना है, भाजपा को तय करना है कि वो हमारे साथ रखे कि नहीं। हमने तो तय कर लिया। अगर यही भाजपा बिहार के बाहर जाती है तो अपने सारे घटक दलों को कहती है कि हमारा गठबंधन तो बिहार भर में है। लेकिन मुकेश सहनी जब उत्तर प्रदेश जाते हैं तो बेचैनी क्यों बढ़ जाती है? देखिए मैं स्पष्ट बोल दूं, मैं किसी को कम नहीं आंकना चाहता हूं, लेकिन जदयू लगातार भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ती रही है बिहार के बाहर। बहुत जगहों पर गठबंधन करने का प्रयास किया गया, उत्तर प्रदेश में भी करने का नहीं हुआ। लेकिन झारखंड हो, दिल्ली में गठबंधन हो गया था, कई जगहों पर नहीं हुआ। कहीं तो जीता हुआ विधायक भाजपा में मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, कई जगहों एग्जाम्पल प्रदेश में। और इन जगहों पर भाजपा कहती है कि नहीं गठबंधन तो हमारा बिहार में ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जदयू जाती है तो भाजपा को कोई दिक्कत नहीं होती है, यहां तक कि अंतिम समय तक आरसीपी सिंह से बातचीत नहीं होती है। लेकिन जब मुकेश सहनी उतरते हैं वहां तो बेचैनी बढ़ जाती है। इसका कारण क्या है? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है और इस कारण के पीछे किस्सा है, वो मैं बताता हूँ। परत बाय परत अगर जो खुलेगी किस्सों में तो किस्से रोचक बनेंगे। देखिए तो सबसे पहले ये बताना शुरुआत तो करनी पड़ेगी, आपको ये बताना होगा कि वो बच्चा जब बिहार से भागा तो पहुंचा कहाँ और क्या हुआ कहाँ। उसे 2015 तक बुला दीजिए। 2015 के बाद उस बच्चे का हाथ पकड़ के उंगली पकड़ाकर मैं उसे 2020 तक ला दूंगा। काफी ज्यादा रिसर्च इस पे किया गया है, क्योंकि कोई भी किस्सा ऐसे नहीं, क्योंकि 1.5 दिन लगा है आपको दर्शक तक सही किस्सा पहुंचे, उसके लिए काफी जमीनी स्तर पे इसका रिसर्च किया गया। और इस रिसर्च में पाया गया कि सबसे पहले 19 साल की उम्र में जब वो अपने दोस्तों से मिले तो दोस्तों के साथ वो ग्रुप बनाया कि घर से बाहर जाया जाए, और वो मुंबई जो कि आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, सपनों की राजधानी भी कहा जाता है, तो वो मुंबई पहुंचे। तो मुंबई में उन्होंने सबसे पहले उन्हें सेल्समैन का काम मिला, एक शीशे की दुकान में उन्हें काम मिला। तो उसी दौरान कहा किस्सा में जो पड़ताल में पता चला है कि उसी दौरान उन्हें एक देवदास का उस समय शाहरुख खान की फिल्म संजय बंसाली की जो फिल्म है उसकी शूटिंग चल रही थी। तो सेट पर कुछ शीशे का काम करना था। तो सेट पर जो शीशे का काम करना था उसे सेल्समैन के यहाँ गया, लेकिन जिस सेल्समैन के यहाँ मुकेश सहनी काम करते थे उस सेल्समैन ने मुकेश सहनी को सेट पे भेजा काम करने के लिए। हालांकि जाते तो है सभी काम करने के लिए, लेकिन वहां अपॉर्चुनिटी खोजना ये और देखिए एक बात तो हम सभी जानते हैं कि संजय लीला भंसाली अपने फिल्मों में कितना खर्च करते हैं। माधुरी दीक्षित के एक लहंगे पर उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। तो आप समझ लीजिए कि संजय लीला भंसाली के सेट पर काम करना, वो भी देवदास जैसी बड़ी फिल्म के, कहीं ना कहीं बेहतरीन काम किया होगा, तभी इंस्पायर हुए और फिर अलग अलग फिल्मों में उन्हें काम करने का मौका मिला। एक कंपनी भी उन्होंने बनाई थी और मुकेश फिल्म वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड जी। तो इससे पहले भी है कि वो पहले देवदास की शूटिंग किए, उसके बाद उन्होंने छोटे छोटे विज्ञापन, छोटे छोटे एपिसोड जो सीरियल्स आते हैं, बिग बॉस का सेट बनाया, उनके सेट, बिग बॉस का भी वो सेट बना चुके हैं। तो इन सेटों के लिए उन्होंने मुकेश फिल्म वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई जी। और इस कंपनी के बाद जो है उन्हें सबसे बड़ी कामयाबी मिली सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान जी, जो कि बहुत बड़ी हिट हुई थी, और उसका सेट बनाने वाले मुकेश सहनी ही हैं जी। तो ये जो है और ये सब जो है वो इसी टेन्योर में करते रहे 2013 के पहले जी। फिर वापस वो 2019 के बाद 19 साल की उम्र में जब वो मुंबई गए तो वापस वो 2013 में वही दरभंगा के सुपौल डिस्ट्रिक्ट में जहां उनका जन्म हुआ था, माफ कीजिएगा, दरभंगा के सुपौल गांव में जी। वो जो है पहुंचे जी। 1999 में वो घर से भागे थे और वापस जो है जब 2013 में वो वापस आए तो उन्होंने वही स्थिति देखी जी, जैसा छोड़ के गए थे वैसा ही है। मतलब कि लालू भी फैल, नीतीश भी फैल जी। तो कुल मिलाकर के, और ये कहीं ना कहीं राजनीति समअप कर देती है। जो मुकेश सहनी की राजनीति है, ना लालू प्रसाद से सेटिस्फाई हो पाए, ना नीतीश से सेटिस्फाई हो पाए, दोनों पर आरोप लगाते कि दोनों ने हमारे समाज को धोखा दिया है। लेकिन उन्होंने 2013 में जब वापस गए तो उन्होंने छोटे छोटे जो समस्याएं होती है आसपास के वो सुलझाने लगे। लेकिन उन्हें लगा कि हम यहाँ रहकर सभी का समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने एक
राजनीतिक दल, राजनीतिक संगठन संगठन बनाने का कोशिश किया उन्होंने। मुकेश सहनी प्रमंडलीय स्तर पर जो है समाज अधिकार सम्मेलन शुरू किया 2014 में जी। और 2014 में जो ये समाज अधिकार, जो निषाद समाज अधिकार जो सम्मेलन शुरू हुआ, ये काफी इनको पॉपुलैरिटी मिली। एक और बात मैं यहाँ से बता दूं आपको, यहाँ से मैं थोड़ा आगे ले जाना चाहूँगा इस किस्से को। देखिए, सबसे बड़ा किस्सा बिहार की राजनीति का ये है कि जातिगत संघर्ष जो बिहार की राजनीति में है उसको नकारा नहीं जा सकता है। जो एक बड़ा समाज है महादलित दलित का, उसके ऊपर एक ओबीसी का समाज है, और जो ये निषाद समाज है सबसे नीचे चला जाता है। आरक्षण भी उस तरह का नहीं मिला हुआ है। आज तक इस समाज की बात भी कोई नेता किसी ने बात नहीं की। जो नेता आगे बढ़े, देखिए ना, मुजफ्फरपुर के सांसद हैं, रोज मुकेश सहनी पर ही उनको बोलना होता है। जो व्यक्ति समाज के लिए आरक्षण की मांग कर रहा है उसके खिलाफ ही उनको हमेशा बोलना होता है। खैर, मैं किसी की पर्सनल राजनीति पर नहीं टिप्पणी करूंगा, लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि इस समाज को कभी एक कागज पर लाया नहीं गया था। और जब मुकेश सहनी 2014 में उन्होंने इस समाज को एकजुट करके कागज पर दिखाया और अपनी मांग सार्वजनिक की, तब पता चला भाजपा को कि तो 14-15% की वोट बैंक है, और ये हमारे हिंदू वोट बैंक का हिस्सा है। इसीलिए उन्होंने 2015 के विधानसभा में ऑफर दिया कि आप हमारे लिए, बिल्कुल, लेकिन उससे पहले की एक कहानी है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जातिगत संघर्ष के चलते यादव वोट बैंक जो आता है, ओबीसी समाज में, यादव को ही केवल नहीं आरोप करूंगा, जो पूरा ओबीसी समाज है, जहां भी बहुलता रही है ओबीसी की, अगर वहां निषाद समाज रहा है, गांव में 2-3 मछुआरे रहे हैं, तो उनको तालाब में मछली मारते समय बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ओबीसी समाज अक्सर आप सुनते हैं कि कहानियों में, और किससे जो लोग सामने आते हैं वो भी बताते हैं कि मारकर छीन लेते हैं मछली, उनको हमेशा प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं। मछली को सार्वजनिक संपत्ति समझी जाती है कि गांव का संपत्ति है, तुम कैसे उठा मार रहे हो, तुमको देना पड़ेगा इसका हर्जाना, और इस वजह से ये समाज हमेशा प्रताड़ित रहा। और आप समझिए कि ओबीसी समाज और जो दलित समाज है वो लगातार आरोप कि हमें सवर्णों ने परेशान किया, सामंतवादी सोच का निष्कर्ष निकला कि हम यहाँ तक पहुंचे। और जो उनको प्रताड़ित कर रहे थे, जो उनको वो प्रताड़ित कर रहे हैं, उनकी बात तक कोई करने वाला नहीं था। लेकिन जब मुकेश सहनी ने आवाज उठाई और जब एहसास कराया कि इतना बड़ा वोट बैंक है, तो 2015 में भाजपा घुमाकर उन्हें स्टार प्रचारक बनाती है और उन्हें हेलीकॉप्टर में पूरे बिहार घुमाती है। 2015 के समय में कहा जाता है कि पप्पू यादव, ओवैसी, यहाँ तक कि अखिलेश यादव तक को भाजपा बिहार में लेकर आई थी। पर्दे के पीछे वाले जो भी कारण आरोप लगते हैं, और पर्दे के सामने जो लोग थे उनमें से एक थे मुकेश सहनी, जिन्हें भाजपा साथ लेकर घूम रही थी। लेकिन मुकेश सहनी लगातार भाजपा के संपर्क में रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकातें की, कई बार तस्वीरें वायरल हुई, और फिर उन्होंने जैसे ही मांग रखी भाजपा के समक्ष कि हमारे समाज को आरक्षण दीजिए, भाजपा वहां से कन्नी काटने लगी। क्योंकि 2015 का चुनाव बहुत अच्छा बीता था और बिहार में महागठबंधन कहा जाता है कि कहीं ना कहीं भाजपा को 2015 में चुनाव में जो हार मिली, जी, इसे बुरी हार कह सकते हैं, क्योंकि जी बिल्कुल बिल्कुल, जो 97 भद पीट गई और जो 53 सीट पे जो निपट गई, वो बुरी हार कह सकते हैं। बुरी हार के वजह भाजपा ने कहीं ना कहीं अपने आप को दूर भी किया इस समीकरण से। और फिर जब मुकेश सहनी लगातार प्रयास करते रहे, उन्हें जगह नहीं मिली, तो उन्होंने बिहार के पटना गांधी मैदान में वैसा ही एक स्टेज बनाया। अब तक विकास संघ, अब दूसरे के लिए स्टेज बना रहे थे। विकास संघ 2016 में वो काम कर रहा था। वो 16 से 18 तक वो काम करता रहा, और उसके तहत संगठन बना। उस संगठन ने बहुत सारी मांगे रखी, बिहार सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी, दोनों मांगे ठुकरा दी गई। और अंततः ये तय हो गया 2018 में, ये तय हो गया पटना के गांधी मैदान में एक बड़ा स्टेज बना। जैसे जो स्टेज बनता था अब तक फिल्मों के लिए, वैसा ही स्टेज बना पटना में, पार्टी बनेगी। और फिर पार्टी बनी, पार्टी की घोषणा हुई, वीआईपी पार्टी बनी, वीआईपी लोगों की वीआईपी पार्टी। और फिर इस पार्टी के तहत मुकेश सहनी ने यह तय कर दिया कि बिहार की राजनीति में अब उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए किसी पार्टी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। निषाद समाज को अपनी पार्टी मिल चुकी है और इसी पर काम होगा। 2019 का एक किस्सा है मछली भात वाला, जी, माछ भात, ये बड़ा फेमस किस्सा है जी। कहा जाता है कि मुकेश सहनी मछली भात खिला करके महागठबंधन को एक कर लिए थे। माछ भात, देखिए मैं आपको स्पष्ट बता दूं, माछ भात जो कार्यक्रम था वो इसलिए किया गया था, मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ, क्योंकि मैं उस वक्त मैंने ही इंटरव्यू लिया था मुकेश सहनी जी का, और उस इंटरव्यू में मैंने पूछा था कि सबसे बड़ी समस्या महागठबंधन में क्या आ रही है। बार बार मैं देख रहा हूं कि बयान बदल जाते हैं, मांझी जी अग्रेसिव हो जाते हैं, क्या आ रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मांझी जी को भी समझना पड़ेगा और तेजस्वी यादव को भी समझना पड़ेगा कि हम सभी एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ अगर लड़ेंगे तभी जीत पाएंगे, और इसके लिए हमें कम्युनिकेशन विंडो खोलना होगा, हमें एक मंच पर आना होगा, और साथ बैठकर अगर हम वार्तालाप करेंगे, अगर हम समावेश की बात करेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। मैं वो इंटरव्यू रखा हुआ भी मेरे पास है, और वो हमारे यूट्यूब चैनल पर चल भी रहा है, अगर मिलता तो मैं वो जरूर चलाना चाहूँगा। लेकिन उस वक्त ये स्पष्ट जरूर हो गया
कि मुकेश सहनी इंक्लूजन की राजनीति करना चाहते हैं, समावेश की राजनीति करना चाहते राजनीति। हैं, और इसीलिए माछ भात का आयोजन किया गया। हम सभी मौजूद थे वहां पर, हमने माछ भात खाया भी, हमने देखा भी, सारे बिहार के पत्रकार, कई राजनीतिक दलों के लोग, बड़े बड़े नेता भी जी, मौजूद, तेजस्वी यादव पहुंचे थे, मांझी जी तो थे ही, आज जो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा वो भी मौजूद थे। और बाद में हमने देखा कि देखिए जब रिश्ता खराब होने लगा, इसके बावजूद तेजस्वी यादव ने बहुत भाव नहीं दिया इन तीनों को, और अंततः इसका निष्कर्ष ये हुआ कि कई लोग बयानबाजी करने लगे, मांझी जी लगातार मुलाकात करने लगे पर्दे के पीछे, और उनका वीडियो सार्वजनिक होने लगा। पटना के एक होटल में बंद कमरे में 3 बार मुलाकातें हुई इन तीनों की, कि आखिर तेजस्वी क्यों नहीं हमारी बात मान रहे हैं, और अंततः जो जवाब दे गया, जो भरोसा था मांझी जी का, फिर उपेंद्र कुशवाहा का जवाब दे गया। अंततः मुकेश सहनी तब तक टिके रहे जब तक कि तेजस्वी यादव ने अंतिम समय में उनके साथ थोड़ा छल नहीं किया। देखिए छल तो किया, तो ये 2020 का मामला जो सीट शेयरिंग को लेकर के जो बड़ा उन्हें इसमें समीकरण के तहत चुनाव वो लोग लड़े, लेकिन वो 19 का चुनाव कहने लायक नहीं था महागठबंधन। ऐसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला मामला भी काफी ज्यादा बहुत बड़ा किस्सा है कि वो भोला यादव के पीछे राजीव मिश्रा मुकेश सहनी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, भोला यादव जैसे ही खड़े होते हैं, और खड़े क्यों होते हैं, क्योंकि मुकेश सहनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े हो गए, और एकाएक मुकेश सहनी खड़े होकर, हमने सब नजीक से देखा है, मुकेश सहनी साफ तौर पर कहा कि हमारे पीठ में खंजर घोपा है बगल में बैठे हुए तेजस्वी यादव जी ने। हमें प्रॉमिस किया गया था कि हमारे आरक्षण की बात की जाएगी, हमें प्रॉमिस किया गया था कि हमें सीटें यहीं स्पष्ट कर दी जाएंगी, हमें प्रॉमिस किया गया था कि उप मुख्यमंत्री की कुर्सी हमें दी जाएगी। इन तीनों पर अब आज यू टर्न मार दिया है इन्होंने, और हमें रिजर्व रख रहे हैं आगे के लिए, इसलिए हम यहाँ गठबंधन से बाहर जा रहे हैं। और तभी भोला यादव उठते हैं मैनेज करने के लिए, लेकिन राजीव मिश्रा भोला यादव को बैठा देते हैं हाथ दबाकर कि बैठिए। और मुझे याद है कि पूरी सभा सन्न रह जाती है, और तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, लालू यादव मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए वीआईपी के लोग वहां से बाहर निकलते हैं, और निकलकर बाहर चले जाते हैं। कहा जाता है इसके पीछे भाजपा का, इसके पीछे भी जो एक हिस्सा है जी, कहा जाता है कि ये इसके पीछे भाजपा की रणनीति है। नहीं, भाजपा की रणनीति होना हो, लेकिन तेजस्वी यादव के सामने से तो अपॉर्चुनिटी छूट गई। आज तेजस्वी यादव उसी मुकेश सहनी को बुलाने के लिए बेचैन रहते हैं। आज मुकेश सहनी भी ये बात कहते हैं, कि हमने जरूर तेजस्वी यादव को छोड़ दिया है, लेकिन हमारे लालू यादव की में आस्था आज भी है। लालू यादव ने पिछड़ों को आवाज दी, मुकेश सहनी भी अपने समाज को आवाज देना चाहते हैं। ये बात उन्होंने सभा में यूपी के चुनाव में कह गए हैं कि लालू यादव पिछड़ों के नेता हैं। ये भाजपा पर तो ये आरोप हमेशा लगता रहेगा, भाजपा आरक्षण के पक्षधर नहीं है, ये तो स्पष्ट दिखता है। और ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी आरक्षण का कोटा तक बढ़ाने की बात करते हैं, यानी भाजपा के खिलाफ तो राजनीति बहुत लंबी करनी है। अभी मुकेश सहनी तो इसका इशारा कर दिया है, और ये एक साथ साथ एक मैसेज भी दे दिया है बिहार के विपक्ष के नेताओं को कि आप साथ हैं तो ठीक है, वरना हम तो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं चिराग पासवान को, नीतीश कुमार को, सबसे बड़ा तेजस्वी यादव को, इन सभी, पप्पू यादव को, सभी को ये मैसेज चला गया कि आप अगर साथ आना चाहते हैं तो आ जाइए, महत्वाकांक्षाएं छोड़कर आनी होंगी। क्योंकि भाजपा का एकमात्र लक्ष्य फिलहाल लग रहा है कि जितने भी क्षेत्रप हैं, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, उनको समाप्त कर दिया जाए। ऐसे में जो सबसे नौजवान पार्टी है, जो सबसे मैं कहूँगा कि छोटी पार्टी है, वीआईपी, जिसका अभी तो जन्म ही हुआ है, जो कि जन्म करने के बाद बहुत ज्यादा मैंने एक तरह से पैदा होते पहलवान वाला हाल हो गया। और अभी तो ये झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी फैल चुका है। बिल्कुल, झारखंड में संगठन अनाउंस कर दिया उन्होंने, और उत्तर प्रदेश में तो चुनाव भी लड़ लिए। और देखिए ऐसी स्थिति में एक बात जान लीजिए, जहां जहां निषाद समाज है, और आप देख रहे हैं कि निषाद समाज की बात करके उत्तर प्रदेश में उन्होंने जगह बना ली, जहां निषाद पार्टी पहले से थी वहां उन्होंने जगह बना ली, और इतना बेचैन हो गया भाजपा। सभा में हालांकि ठीक ठाक भीड़ देखने को मिल रही है। जितनी सबसे आप अगर कुछ कर रहे हैं और आपके सामने वाला रिएक्ट कर जाता है दुश्मन आपका, तो बड़ी जीत आपकी होती है। रिएक्शन निकलवा पाना राजनीति में संभव नहीं है। लाख तेजस्वी यादव बोलते रहते हैं, नीतीश बोलते तक नहीं है, रिएक्ट तक नहीं करते हैं, लेकिन भाजपा रिएक्ट कर गई। भाजपा के एमपी लगातार मुकेश सहनी को क्या नहीं उन्होंने कहा, दोबारा एमएलसी नहीं बनाएंगे, मंत्री पद से हटा देंगे, आपके विधायक तोड़ लेंगे, आपको दोबारा बेचौहा सीट नहीं देंगे, क्या नहीं कहा, आपको एनडीए से बाहर निकाल देंगे। एमएलसी में उन्होंने ये भी दिया तक नहीं, सीट तक वहाँ उत्तर प्रदेश में साथ में नहीं रखा, लेकिन बेचैनी तो है ना। उत्तर प्रदेश में योगी जी इतना बेचैन क्यों हो गया, और भाजपा के लोग क्यों कह रहे हैं कि मुकेश सहनी को सजा मिलेगी उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने की, जब आप ही कहते हैं बिहार के बाहर गठबंधन नहीं है, तो इस व्यक्ति से इतना डर क्यों। देखिए मुकेश सहनी की राजनीति कहीं ना कहीं भाजपा को लग रहा है कि एक बड़ा वोट परसेंट जो भाजपा का था जी वो निकल जाएगा। बिल्कुल, निषाद पार्टी तो मतलब यहाँ तो सवाल खड़ा होता है कि क्या निषाद पार्टी जो उत्तर प्रदेश की है वो उस वोट बैंक को बांध नहीं पा रही है, नहीं बांध, और बड़ा सवाल खड़ा होता है।
आपको नीतीश कुमार के जाने से वहां दिक्कत नहीं है, लेकिन मुकेश सहनी के जाने से दिक्कत है। तो साबित करता है कि बड़ा कौन है। क्योंकि भाजपा को लगता है कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो लेना, थोड़ा सा साइलेंट वोटर को लेना। अगर इसे एक बार में समअप अगर हम करें, क्योंकि हमने समय दशकों का लिया है, हमने बहुत सारी कहानियां बताई हैं मुकेश सहनी के बारे में, अगर इसे एक शब्द में समअप किया जाए तो इतना ही समझ लीजिए कि जो पिक्चर शुरू हुई थी आज से बहुत सालों पहले, जब अमिताभ बच्चन दौड़कर भागता है, कहीं नए शहर में पहुंचता है, गोविंदा पहुंचता है और फिर वहां पर फिल्म सेट में काम करता है, फिर हीरो डायलॉग भूल जाता है और धीरे से गोविंदा डायलॉग दे देता है। हीरो कहता तू ही करके दिखा, वही हीरो बन और गोविंदा वहां पहुंचता है, अमिताभ बच्चन पहुंचता है और डायलॉग देता है और बहुत बड़ा स्टार बन जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया। मैंने पहले भी कहा है कि मुझे मुकेश सहनी की राजनीति बहुत अच्छी लगती नहीं है, व्यक्तिगत भी उनसे बहुत सारे मामले रहे हैं मेरे, लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड काम उन्होंने किया है, रिजल्ट्स आए हैं उस काम के। जो व्यक्ति अपना चुनाव हार जाता है, जिस व्यक्ति के संगठन पर बार बार आरोप लगता है कि इनका कोई संगठन ही नहीं है, वो व्यक्ति अपने मन चाहे गठबंधन में खुद चला जाता है और किसी के गठबंधन को लात मार देता है और फिर वापस लेने के लिए लोग बेचैन रहते हैं और अपने शर्त पर वो बिहार सरकार का मंत्री बन जाता है। 18 की पार्टी अब 22 में मंत्री बन जा रहे हैं। अब आपको क्या चाहिए? बिहार में कितनी पार्टियां पुरानी हैं जिनका साहित्य खत्म हो गया, इतिहास खत्म हो गया। कांग्रेस आज तक खोज ही रही है कि मैंने कि कहाँ जाना है। और मुकेश सहनी जब विरोध में भी चुनाव लड़े तो 25 सीट सिमरी बख्तियारपुर से ले आए थे उपचुनाव में राजद के खिलाफ। तो मैं तो कहूँगा कि ये समाज जगा हुआ है, जागी हुई जो कौमें हैं अक्सर वही अपना प्रतिनिधित्व रखती हैं सामने। तो आप सुन रहे थे एक 19 साल के लड़के की कहानी जो आज मुकेश सहनी के नाम से जाना जा रहा है, सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाना जा रहा है। कैसे वो बॉलीवुड तक छाप छोड़े, कैसे वो संसद तक छाप छोड़े और वो ऐसा मंत्रालय जिस मंत्रालय ने लालू यादव को बर्बाद किया, लालू यादव को जेल के सलाखों के पीछे ढकेला, वैसा मंत्रालय वो संभाल रहे हैं। ऐसे इस मंत्रालय का इतिहास जो है काफ़ी अच्छा नहीं रहा है जी। लालू यादव का तो आप उदाहरण देख सकते हैं जी। उससे पहले भी आप एक दो उदाहरण देख सकते हैं कि ये मंत्रालय का इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन तलवार जो है इन पर भी अटकी हुई है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आगे अगली एपिसोड में ऐसे ही एक दमदार मजेदार किस्सा आप लोगों के सामने किस्सेबाजी में लेकर आते हैं। हमें दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।